करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यूनिट चार्ज और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि अपने पास में यदि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो कि सेपरेटेड हैं स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी नो दैट देयर इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कूलम ने अपन को बताया हुआ है कि यदि दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, दैट इज F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मुझे यूनिट चार्ज या 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करना है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मीन्स Q इक्वल टू 1 कूलम्ब लेकर के आना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूले के थ्रू आपको क्या करना है, Q इक्वल टू 1 कूलम्ब कहीं से भी डिराइव करके लेकर के आना है। तो इसके लिए अपन ने क्या कहा कि यदि मैंने क्या किया है, ये दो चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया, यदि मैंने ये दो चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2 और इनको 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट रख दिया है, अब मैंने क्या देखा कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो एक मिनिमम फोर्स है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखा हुआ है 1 मीटर पर, तो हो सकता है इस फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, मैं मान लेता हूँ 1000 है, ठीक है, या 2000 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक फिक्स वैल्यू हो सकती है, जितनी इनकी वैल्यू होगी चार्जेस की उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या कहा है कि मैंने डिस्टेंस को फिक्स रखा है 1 मीटर, बट मैंने अब क्या किया है, इस Q1 को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और इस Q2 को भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यदि मैं चार्जेस को इंक्रीज करता हूँ, उनके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए इसको Q1 एंड Q2 की वैल्यू क्या करनी है, आपको सेम इंक्रीज करनी है। मींस यदि मैंने इसे 10 कूलम लिया हुआ है तो इसे भी मैं क्या ले लेता हूं, 10 कूलम ले लेता हूं। इक्वल चार्जेस लेकर चलते हैं और दोनों इक्वल चार्जेस को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। पहले मैंने कहा ये 10 कूलम है और ये भी 10 कूलम है, ठीक है, एक फोर्स देखने मिल रहा है इनके बीच में। बट मैंने अब कहा कि ये मैंने कर दिया है 100 कूलम का चार्ज और ये भी मैंने कर दिया है 100 कूलम का चार्ज, दोनों ही मैंने क्या कर दिए, 100 कूलम चार्ज कर दिए, तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। मैंने चार्जेस को क्या किया है, इंक्रीज किया है, तो इनका फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। मैंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है 1 मीटर, मैंने यहां लिख लिया डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया है 1 मीटर। ठीक है, बट मैं चार्जेस को इंक्रीज करता चला जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं इस चार्ज को इंक्रीज करता जाऊंगा इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपको ये कब तक इंक्रीज करनी है, ये वैल्यू, ये जो चार्ज आप इंक्रीज कर रहे हो, ये चार्ज की वैल्यू कब तक इंक्रीज करनी है, जब तक कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना ना हो जाए, 9 × 10 की पावर 9 ना हो जाए। ये किसकी वैल्यू होती है, 9 × 10 की पावर 9, क्या पढ़ा अपन ने, ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, तो यदि मैंने कहा कि मुझे ये चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो कहां तक इंक्रीज करनी है, जब तक मुझे इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना ना मिल जाए, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन ना मिल जाए, तब तक मुझे ये चार्ज को इंक्रीज करते रहना है। ठीक है, अब मान लेते हैं फाइनली जो अपन का चार्ज है ये मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं, चार्ज को इंक्रीज करते जा रहा हूं और मुझे Q चार्ज पर मैंने क्या कर लिया, यहां पर दोनों चार्जेस को Q मान लिया कि ये जो Q1 है वो मेरा क्या हो गया, Q हो गया, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहां पर मेरा चार्ज जो है वो Q हो चुका है और यहां पर भी मेरा चार्ज क्या हो चुका है, Q हो चुका है, बिकॉज अपन ने क्या लिया है, दोनों चार्जेस को सेम लेकर के चल रहे हैं ना। तो यहां पर यदि ये Q है तो ये भी Q ले लिया है और मैंने ये मान लिया कि जैसे ही मेरा चार्ज Q पर पहुंचता है इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, 9 × 10 की पावर 9 हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे पता है कि मैंने चार्जेस क्या रखे हैं, इक्वल रखे हैं,
दैट इज क्यू, और मुझे कितना सेपरेशन लिया है, आर इक्वल टू 1 मीटर लिया हुआ है अपन ने यहाँ पर, दोनों चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट पर रखा हुआ है, तो इनके बीच का सेपरेशन मैंने 1 मीटर रखा, दोनों चार्जेस को मैंने क्यू तक इंक्रीज किया, तो मुझे क्या मिलता है कि जो फोर्स है इनके बीच का, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिकल करने के बाद मैं क्या देखता हूं, मेरे पास में 3 वैल्यूज मिल जाती हैं, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, R इक्वल टू 1 मीटर एंड F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो यदि मैं ये सारी वैल्यूज ले जा करके इस कूलम्स फोर्स के फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, F की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको, 9 इंटू 10 की पावर 9 मिल चुकी है, और इक्वल टू में आपका क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 इंटू Q2 क्या मान रहे हो आप, इक्वल मान लिया आपने, तो Q इंटू क्यू, आर कितना है आपका 1 मीटर फिक्स है, तो ये 1 स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा मर गया, क्या बचा यहाँ पर आपके पास में Q 1 एंड Q इंटू क्यू क्या हो गया ये आपके पास में Q स्क्वायर, देन Q स्क्वायर इक्वल टू यदि आपके पास में 1 है तो एंड स्क्वायर रूट से क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस 1 मिल जाएगा, एंड चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलम होती है, तो क्या मिल गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम, दैट्स इट, Q इक्वल टू 1 कूलम आपको फाइंड करना था, 1 कूलम ऑफ चार्ज आपको मिल चुका है। ठीक है, तो यही होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज, या फिर यूनिट चार्ज भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये यूनिट चार्ज है या फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज है, और इसको यदि मुझे डिफाइन करना है तो डेफिनेशन के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, और सेम चार्जेस कहा है तो रिपल बाय अ फोर्स ऑन 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, रिपल बाय अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, बिकॉज मैंने यहाँ पर दोनों को सेम चार्जेस लिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिपल्शन का फोर्स दिखाया है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बोलोगे आप यहाँ पर, यदि मुझे यूनिट चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है तो क्या बताओगे आप, तो यूनिट चार्ज की जो डेफिनेशन बताएंगे बेटा आप यहाँ पर क्या बताएंगे, इफ 2 इक्वल चार्जेस, ठीक है, इफ 2 इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, 1 मीटर मीन्स यूनिट डिस्टेंस, तो इफ 2 इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय 1 मीटर या यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड रिपल बाय अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, देन ईच ऑफ देम इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। दोनों चार्ज में, दोनों ही चार्ज तो सेम है, अब चाहे इसको 1 कूलम कहो या फिर इसको 1 कूलम कहो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाती है 1 कूलम की डेफिनेशन, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि चार्ज की यूनिट अपन ने पढ़ी हुई है कूलम, बट यहाँ पर मैं आपको एक और यूनिट बताने वाला हूँ चार्ज की। तो यहाँ पर 2 यूनिट याद रखें बेटा हमेशा, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, काफ़ी लोग केवल SI यूनिट ही याद रखते हैं, CGS यूनिट याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो SI यूनिट क्या होती है बेटा चार्ज की, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जो कि साइंटिस्ट के नेम से मिला हुआ है, कूलम मीन्स C। ठीक है, एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ चार्ज, तो CGS यूनिट को अपन कहते हैं बेटा ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप स्टैट कूलम भी कहते हैं। ठीक है, ESU दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और स्टैट कूलम। ठीक है, तो ये हो जाती है CGS यूनिट, ये हो जाती है SI यूनिट। अब यदि मुझे CGS और SI का एक रिलेशन पता, जैसे आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में SI यूनिट, ये क्या है आपके पास में CGS यूनिट है, इनका एक रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है आपको कि SI यूनिट में 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो ये अपने पास में SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर भी SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज का क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पर ये रिलेशन है अपने पास में कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास में यूनिट चार्ज और 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, कैसे डिफाइन किया है आपने,
ये 3 पॉइंट्स को लेकर के डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपके पास में क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये वही परमिटिविटी पढ़ने वाले हैं बेटा अपन, जो अभी अपन ने कूलम्स लॉ में यूज़ किया हुआ है। अपन ने लिखा हुआ था ना वहाँ पर कि यदि एयर मीडियम में चार्जेस रखे हुए हैं तो एयर मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट, एंड अदर मीडियम के लिए जो परमिटी है दैट इज़ एप्सिलॉन। तो आज परमिटिविटी को आप पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि परमिटिविटी होती क्या है और फिर इसके लिए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, परमिटिविटी आप पढ़ेंगे और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जिसे अपन कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये अपना टॉपिक है। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सबसे पहले बात करते हैं, अपन ने परमिटिविटी का यूज़ किया बेटा कूलम्स लॉ में, है ना। अपन ने वहाँ पर देखा कि एयर मीडियम की परमिटिविटी होगी तो क्या होगा, अदर मीडियम की परमिटिविटी होगी तो क्या होता है। तो यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं परमिटिविटी को थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको अपन कहते हैं, इसको पढ़ने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि परमिटिविटी होती क्या है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि यदि मेरे पास में दो चार्जेस है बेटा, एक है Q1 और सेकेंड इज Q2। ये दो चार्जेस मेरे पास में रखे हुए हैं, किसी भी मीडियम में हो सकते हैं। मान लो R सेपरेशन मैंने इनको दिया हुआ है और ये कहाँ पर रखा हुआ है, अभी मैंने इनको रखा हुआ है अभी मैंने एयर मीडियम में। ठीक है, तो यदि मैंने दो चार्जेस को एयर मीडियम में रख दिया तो क्या होगा, और यदि मैंने सेम टू चार्जेस को सेम डिस्टेंस अपार्ट अदर मीडियम में रख दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस टाइप से दो अलग अलग मीडियम लिए हुए हैं, ये कोई भी अदर मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, अदर मीडियम मतलब हो सकता है कि वाटर हो, ग्लास हो, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं चार्जेस मैंने वही रखे हैं, उनके बीच का सेपरेशन भी मैंने वही रखा है, बस मैंने मीडियम चेंज कर दिया। यहाँ एयर मीडियम लिया हुआ है, यहाँ पर अदर मीडियम लिया हुआ है। अदर मीडियम में आप कुछ भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, कुछ भी मीडियम, यहाँ पर अपन ऑयल ले सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं एयर मीडियम की, तो अपन ने क्या देखा बेटा कि यदि Q1 Q2 पर अपन ने पढ़ा हुआ है कि चार्ज के पास में क्या होती है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यदि ये चार्ज इस चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स अप्लाई करता है, तो मैंने कहा कि इस Q1 चार्ज ने इस Q2 चार्ज पर लगाया है 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, इस Q1 ने इस Q2 पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, बट अपन ने क्या देखा कि यहां पर इस केस में यदि एयर मीडियम रखा हुआ है तो यहां पर 10 न्यूटन फोर्स इसने अप्लाई किया और इस Q2 पर जाकर के पूरा 10 न्यूटन अप्लाई हो गया। सपोज यदि Q1 ने 10 न्यूटन अप्लाई किया है तो Q2 पर पूरा का पूरा 10 न्यूटन आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ Q1 ने उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, बट यदि मैंने क्या किया है, सेम चार्जेस को लेकर के सेम सेपरेशन पर अदर मीडियम में पुट कर दिया। अब मैं ये देखता हूं कि ये जो Q1 चार्ज है ये अभी भी 10 न्यूटन फोर्स तो लगा रहा है, बट मुझे Q2 पर जो फोर्स दिख रहा है दैट इज 8 न्यूटन। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहां पर आपको कि यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, और यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 10 है तो 10 ही होगा, मैंने एग्जांपल लिया हो सकता है 9.9 या 9.5 हो जाए या 9 हो जाए। ठीक है, लेकिन मिनिमम यहाँ पर देखने मिल रहा है और मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है, जितना फोर्स इसने लगाया है उसका मैक्सिमम फोर्स जाकर के यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने देखा कि इसने कितना अमाउंट रिड्यूस किया एयर ने, और यहाँ पर जो भी मीडियम रखा हुआ है इस मीडियम ने इस फोर्स का कितना अमाउंट रिड्यूस किया।
ठीक है। ये अदर मीडियम में क्या होगा बेटा, मान लो वाटर है, तो वाटर अपने मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेगा, जाओ इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है उनको जाकर के डिक्रीज कर दो। ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन दोनों के बीच में आकर के इनके फोर्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और उनके फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं टू 8। 10 से उनका जो फोर्स है वो कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। ठीक है, सिमिलरली यदि मैंने यहां पर वाटर की जगह पर ऑयल ले लिया, ठीक है, या कोई दूसरा और मटेरियल ले लिया, तो क्या होगा, वो और ज्यादा जाकर के उनके बीच के फोर्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो जितना आपकी परमिटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, व्हाट इज परमिटिविटी, यहां पर जो अपन अमाउंट देख रहे हैं ना कि ये एयर मीडियम है या अदर मीडियम है, तो ये क्या कर रहा है, आपके फोर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके फोर्स को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एयर मीडियम तो अपने लिए क्या है, एक आइडियल का काम कर रहा है, बिकॉज सबसे कम फोर्स रिड्यूस वहीं पर हो रहा है, आपका मैक्सिमम फोर्स देखने मिल रहा है आपको एयर मीडियम के लिए, एंड अदर मीडियम के लिए जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर एयर मीडियम में मैक्सिमम मिलता है, यहां पर मिनिमम मिलता है। देन अपन ने क्या कहा कि यहां की जो परमिटिविटी है, जो कि अपन ने देखा है कितना होता है, ये 8.854 इंटू 10⁻12 होती है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है परमिटिविटी के बारे में। एयर मीडियम की परमिटिविटी दैट इज 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, और यदि मैं अदर मीडियम की बात करूं तो अदर मीडियम की परमिटिविटी को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एप्सिलॉन से। बट यहाँ पर आपने क्या देखा कि यदि मैंने अदर मीडियम पुट किया तो यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जाकर के क्या कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके फोर्स को। ठीक है, उनके फोर्स को ब्रेक कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस मीडियम की जो परमिटिविटी है ये क्या होगी, आपकी ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में, एप्सिलॉन नॉट के कंपैरिजन में। अदर मीडियम की परमिटिविटी इज ग्रेटर देन एयर मीडियम की परमिटिविटी। ये हो गया अपना परमिटिविटी का रिलेशन। यदि अपन बात करते हैं फोर्स की, तो वी नो दैट कि फोर्स जो है वो एयर मीडियम का जो फोर्स है, जिसको अपन ने एफ नॉट से रिलेट कर दिया, कि जो एयर मीडियम का जो फोर्स है वो ग्रेटर मिल रहा है किस केस से, अदर मीडियम के फोर्स से। तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पर कि अदर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है एयर मीडियम से, इसलिए एयर मीडियम का फोर्स ग्रेटर है अदर मीडियम के फोर्स से। यही तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना कूलम्स लॉ में कि जो फोर्स होता है वो परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यदि अपन ने देखा कि एप्सिलॉन बड़ा है एप्सिलॉन नॉट से, तो फिर एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ आपको मिलने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी परमिटिविटी, जो कि अपन का कोई भी मीडियम है तो अपने पार्टिकल्स को क्या करता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए भेजता है कि जाओ जाकर के उनके फोर्स को डिस्टर्ब कर दो। ठीक है, तो एयर मीडियम में जो मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम होते हैं, अपन जानते हैं, है ना। जो गैस होती है या एयर मीडियम होता है उसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने मिलेंगे। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं ना, बिकॉज वो क्लोज आते जाते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो उस फोर्स को उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी परमिटिविटी इंक्रीज होती है फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये तो था आपका परमिटिविटी जो अपन ने कूलम्स लॉ में यूज किया हुआ है। एयर मीडियम की परमिटिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हो एप्सिलॉन नॉट से, एंड अदर मीडियम की परमिटिविटी को आप रिप्रेजेंट करते हो सिंपली एप्सिलॉन से। ठीक है, तो ये तो था आपका परमिटिविटी। अब बात करते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए यहाँ पर जो एयर मीडियम है, मैंने क्या देखा कि एयर मीडियम ही ऐसा मीडियम है जिस मीडियम में मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम फोर्स मिल रहा है। तो ये एयर मीडियम तो मैं क्या मान लेता हूं कि ये मेरा आइडियल होगा। ठीक है, आइडियल वर्ड एक्चुअली में अपन कहां पर यूज करते हैं, जहां पर अपन को लॉसेस बहुत ही स्मॉल देखने के लिए मिलते हैं। लॉसेस यदि आपका नहीं हो रहा है तो उस मीडियम को या उस मशीन को आप आइडियल वर्ड दे सकते हैं नाम। ठीक है, तो यहां पर एयर मीडियम का जो फोर्स है वो अपन देख सकते हैं कि एयर मीडियम में जो फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स है। यहां पर बहुत ही स्मॉल अमाउंट का लॉस होता है फोर्स का, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, यहां पर एयर मीडियम को अपना एक आइडियल मीडियम मान लिया कि मेरा जो आइडियल मीडियम है वो एयर मीडियम है, यहां पर मुझे मैक्सिमम फोर्स मिलने वाला है। लेकिन अब यदि मैं अदर मीडियम की परमिटिविटी की बात करूं तो मैं अब अदर मीडियम की परमिटिविटी को किससे रिलेट करूंगा बेटा, यहाँ पर
मैं यहाँ पर अदर मीडियम की परमिटिविटी को रिलेट करूँगा अपने आइडियल मीडियम से, दैट इज एयर मीडियम से। तो वही अपन आप पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि मैंने अदर मीडियम को रिलेट किया एयर के साथ में, हो सकता है वाटर मीडियम में चार्ज रखे थे, तो मैंने वाटर मीडियम के चार्ज के बीच में जो फोर्स देखा वो देखा कि वो एयर मीडियम से हाफ लग रहा है। तो मेरा एयर मीडियम तो एक आइडियल मीडियम है, तो मैंने अदर मीडियम को किससे कंपेयर कर लिया है यहाँ पर, एयर मीडियम से, कि यहाँ पर यदि वाटर मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एयर मीडियम के कंपेरिजन में कितना कम है, हाफ है या 1/4 है या 1/3 है, कितना कम है। तो ये मैंने अदर मीडियम को रिलेट किया है एयर मीडियम से, जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपन ने बात की यहाँ पर कि यदि मेरे पास में ये दो चार्जेस हैं और दोनों कहाँ रखे हुए हैं बेटा, एयर मीडियम में, यदि मैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन पर फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एफ नॉट ले लेते हैं। अदर यहाँ पर अपन ने कौन सा मीडियम कंसिडर किया हुआ है, एयर मीडियम, तो यहाँ पर मैंने एयर मीडियम के लिए एफ नॉट लगाया हुआ है। और एयर मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वी नो दैट एप्सिलॉन नॉट, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को मैंने वैसे ही रखा है क्योंकि चार्जेस वही हैं, सेपरेशन वही है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। ये एयर मीडियम के लिए जो फोर्स लगने वाला है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में क्या देखा अपन ने यहाँ पर कि यहाँ पर सेम टू चार्जेस को रखा हुआ अपन ने, सेम सेपरेशन अपार्ट पर यहाँ पर जो मीडियम है वो चेंज हो गया है। तो मीडियम यदि चेंज हो जाता है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फिर 4 पाई और यहाँ पर केवल क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट तो नहीं लगाना है, चार्जेस वही हैं तो चार्जेस वही लेकर के चलते हैं, Q1 Q2 सेपरेशन वही है तो वही लेकर चलते हैं। और ये अदर मीडियम का फोर्स है तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ कि ये F है। तो अदर मीडियम के फोर्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, F से रिप्रेजेंट किया है। तो ये मेरे पास में एयर मीडियम का फोर्स हो जाता है और ये मेरे पास में अदर मीडियम का फोर्स हो जाता है। ठीक है, अब यदि मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 को, क्योंकि मैं कंपेयर करने जा रहा हूं कि यहाँ पर अदर मीडियम का फोर्स जो है वो एयर मीडियम से कितना रिड्यूस हुआ है, कितना उसके रिस्पेक्ट में कितना है, हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, कितना है, ये अपन फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अपन ने इसे डिवाइड कर दिया। तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर, एफ नॉट अपॉन एफ, ये मैंने डिवाइड किया, एफ नॉट की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, ये मर गया बेटा। ठीक है, 1/4 पाई भी मर गया, क्या बचा, एप्सिलॉन चला गया आपका ऊपर और नीचे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में, एफ नॉट अपॉन एफ हो गया। और ये क्या हो गया अपने पास में, ये जो रेशियो आप देख रहे हो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज अदर मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव टू द एयर मीडियम की परमिटिविटी इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये जो रेशियो आप देख रहे हो, permittivity of other medium to the permittivity of air medium, this is called relative electrical permittivity। ये आपका कंपैरिजन ही तो बता रहा है कि आपने अदर मीडियम की परमिटिविटी को अदर मीडियम की परमिटिविटी को आपने रिलेट किया है किससे, एयर मीडियम की परमिटिविटी से। ठीक है, तो ये जो रेशियो आप देख रहे हो इसी को आप कहते हो एप्सिलॉन आर या फिर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि आपको डेफिनेशन बनानी हो तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। देखिए, एफ नॉट अपॉन एफ इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो पहला तो फॉर्मूला ये आपका तैयार हो गया। यहाँ से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन दे सकते हो, और या फिर यदि आपको ये वाला रिलेशन लेना है तो ये वाला रिलेशन ले लीजिए, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। तो यहाँ से भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आप डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या, यहाँ से यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तो क्या बोल सकते हो, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यदि यहाँ से बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर मीडियम to the force between same two charges separated by same distance apart but placed in other medium
इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने के लिए। चलिए, तो ये था आपके पास में बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो सिंपली जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर किसी अदर मीडियम की परमिटिविटी को अपना आइडियल मीडियम दैट इज एयर मीडियम से कंपेयर कर रहे हैं कि एयर मीडियम के कंपेरिजन में जो अदर मीडियम है वो फोर्स को कितना रिड्यूस करता है। ठीक है, जो कि अपन ने पढ़ा कि जैसे जैसे आप परमिटिविटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका फोर्स क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स जो होता है वो आपको एयर मीडियम में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए।